चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का। ये हमने सीरीज चला रखी है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपके लिए सीरीज लाई है। ठीक है, तो इसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न बैठेंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं आपसे। 56 नंबर का पेपर रहने वाला है आपके बोर्ड का। 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर का समय आपको मिलेगा क्या। इसमें पहला खंड है आपके कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपको पेपर में अच्छे से पढ़ने हैं। तो देखिए, बहुविकलात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे और ऐसे 18 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको आधे नंबर सब प्रश्नों के लिए अंक रहेगा क्या। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपके, समुद्र के लवणीय जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की विधि है। तो कौन सी विधि? प्रतिलोम प्राशन विधि के द्वारा क्या होता है, लवणीय जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की विधि है क्या। अत्यंत तनु Al2SO4 ऑल्थराइज विलयन का वांटाप गुणांक है, तो इसका वांटाप गुणांक क्या रहेगा आपके 5, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। शुष्क लेशलांश सेल में कैथोड होता है, तो यह है ग्रेफाइट छड़ में। चालकता की इकाई है, तो चालकता की इकाई क्या है आपके, ये दोनों ही क्या है आपकी चालकता की इकाई। तो अब यहाँ पे दोनों आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट रहेंगे क्या। अगला प्रश्न है आपके, यदि वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया वेग के समान हो तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो अभिक्रिया कोटि यहाँ पे 0 रहेगी। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में संबंध है, तो आपकी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बिल्कुल यहाँ पे रंगहीन आयनों का युग्म है, तो रंगीन आयनों का Cu+2 Zn+2 यहाँ पे रहने वाला है आपका Cu+ और Zn+2। ठीक है, अगला है 8वां प्रश्न कि इसका IUPAC नाम लिखना है, तो इसका IUPAC नाम है आपके पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। अगला प्रश्न है, C3H8 + Br2 प्रकाश अभिक्रिया है, जो C3H7Br + HBr का यह अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे है ये। अगला प्रश्न है आपके, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हेलोजन युक्त यौगिक, तो आपका यह एलोथेन यहाँ पे रहेगा आंसर। एल्कोहल व अम्ल के मध्य क्रिया कहलाती है, तो एल्कोहल व अम्ल के मध्य क्रिया कहलाती है आपके एस्टरीकरण। अगला प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलय है, तो आपके ये यहाँ पे एल्कोहल क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल है, तो सबसे दुर्बल अम्ल आपके C2H5CH2COOH यहाँ पे रहेगा क्या। नायलॉन 66 के निर्माण में किस यौगिक का प्रयोग होता है, तो नायलॉन 66 के निर्माण में आपके हेक्सेन डाइओइक अम्ल रहता है क्या। बेंजोइक अम्ल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं दर्शाई जाती, तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाई जाती। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन के लिए NH2 समूह है, तो यहाँ पे NH2 ऑर्थो पैरा निर्देशी रहेगा। ट्राइमेथिल एमीन की संरचना होती है, तो ट्राइमेथिल एमीन की संरचना रहती है पिरामिडी। स्टार्च किस इकाई का बहुलक, तो स्टार्च आपके अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। तो इसी के साथ यहाँ पे MCQ फिनिश होते हैं। अब आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे। 10 क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके यहाँ पे आधे नंबर का रहने वाला है। तो प्रथम कोटि की क्रिया में अर्धायु काल क्रियाकारी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नहीं करता है। रेडियो एक्टिव नाभिकीय विखंडन कोटि की क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है क्या। किसी अभिक्रिया के लिए सांद्रता पर आधारित समीकरण को अवकलन वेग समीकरण कहते हैं क्या। अगला है, क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण आयन के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे Cl- आयन के लिए किया जाता है। अगला है 5वां, पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड का सूत्र है, तो यहाँ पे इसका सूत्र आ जाएगा K3 कोष्टक Al फिर कोष्टक C2O4 कोष्टक ऑल्थराइज फिर बड़ा कोष्टक। DDT का पूरा नाम P.P डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है, जो कि क्या है, कीटनाशक की तरह कार्य करता है। तो आप लिख सकते हो इसमें डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। यश दरज Zn चूर्ण के साथ गर्म करने पर फिनोल में परिवर्तित हो जाती है, तो कौन सी क्या हो जाती है, यहाँ पे फिनोल मिलता है, यहाँ पे बेंजीन फिनोल में परिवर्तित हो जाती है। 8वां क्वेश्चन है कि IUPAC नाम लिखना था, इसका अपन को IUPAC नाम लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका IUPAC नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन D एक जल में विटामिन है, तो यहाँ पे क्या है, अघुलनशील विटामिन है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है, तो इससे बेरी रोग आपके होता है क्या। अगला प्रश्न है, अति लघुतात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं।
ठीक है। और यहाँ पे एक एक पंक्ति में या शॉर्ट आंसर आपको लिखने होते हैं, प्रत्येक के लिए आपको एक एक मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है क्या। तो देखिए पहला प्रश्न है आपके, मोलन उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो इसमें है किसी विलय के क्वथनांक में वह वृद्धि जो उसके 1 किलोग्राम विलायक में उस मोल के अवाष्पशील विलय मिलाने पर होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धपारगम में झिल्ली क्या होती है। तो अर्धपारगम में झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें से होकर विलायक के कण तो जा सकते हैं परंतु विलय के बड़े कण नहीं, तो उसको अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। विलयन की पीएच तथा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हो EH+ बटा H2 इक्वल्स टू 0.059 log H+। शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु काल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपके T1/2 इक्वल्स टू R0/2K। अगला लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें है अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक के प्रयोग से सक्रियण ऊर्जा पे क्या प्रभाव होता है। तो उत्प्रेरक के प्रयोग से सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेंथेनाइड संकुचन से आप क्या समझते हैं। तो लेंथेनाइड से कॉपर तक परमाणु क्रमांक बढ़ते तथा आयनिक त्रिज्याओं में कमी होती है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। द्वितंतुक लिगैंड का एक उदाहरण दीजिए। तो द्वितंतुक लिगैंड का एक उदाहरण हो जाएगा आपके ऑक्सलेट। अगला है, थैलिक अम्ल की संरचना IUPAC नाम लिखिए। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और संरचना आपको बनानी है क्या। एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए कक्षकों का संकरण का प्रकार लिखिए। तो इसमें sp3 आ जाएगा। अप्रवत शर्करा किसे कहते हैं। सुक्रोज एक सामान्य डाइसेकेराइड है जो जल अपघटन पर D+ ग्लूकोज तथा D- फ्रक्टोज देता है। सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होती है तथा जल अपघटन पर सुक्रोज के घूर्णन के चिन्ह में परिवर्तन दक्षिण प्लस वाम हो जाता है अतः उत्पाद को अप्रवत शर्करा कहा जाता है क्या। इसी के साथ सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब खंड ब यहाँ से स्टार्ट होता है। लघुतात्मक प्रश्न रहते हैं। उत्तर सीमा आपको लगभग 50 शब्दों में आपका आंसर फिनिश करना होता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए डेढ़ नंबर आपको मिलेंगे क्या। तो पहले निम्नलिखित में वांछा गुणांक को बढ़ते हुए क्रम में जमाना, तो इनको आपको बढ़ते हुए क्रम में आपको जमाना है क्या। अगला है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं। दो द्रवों की किस स्थिति में आदर्श विलयन बनते हैं। तो आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो सांद्रता तथा ताप के सभी मानों को राउल्ट का नियम की पालना करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं जैसे कि डेल्टा H = 0 तथा डेल्टा V = 0, अर्थात मिश्रण बनाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है अतः अवयवों को मिश्रित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन व अवशोषण नहीं होता है और आयतन में परिवर्तन शून्य होता है अर्थात विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपके नंबर 6, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव क्षय अर्धायु 5730 वर्ष से एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन 14% मात्रा है। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगा के इसको कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न है आपके 7th वाला, अंतराकाशीय यौगिक क्या है। इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। तो इसमें लिख सकते हो संक्रमण धातु के क्रिस्टल जालक के परमाणु के मध्य बचे रिक्त स्थान अंतराकाश में छोटे आकार वाले परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन व्यवस्थित हो जाते हैं तो बने यौगिकों में अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण TiCmN4N Fe3H VH 0.56 तथा TiH 1.7 इत्यादि। इन यौगिकों में धातुओं की कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है। संक्रमण तत्व के लिए रिक्त D कक्षक होते हैं अतः ये अंतराकाशीय यौगिक आसानी से बना लेते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण अवस्था के असमानुपात का क्या अर्थ है, एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपके जब किसी तत्व की एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उससे निम्न तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना में कम स्थायी हो तो एक भाग इलेक्ट्रॉन प्रदान करके उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसे असमानुपात या विषमीकरण कहते हैं क्या। उदाहरण इसमें हो जाएगा अम्लीय माध्यम में Mn6 अवस्था में मैग्नीज 7 तथा मैग्नीज 4 की तुलना में कम स्थायी अतः इसका असमानुपात होता है क्या।
अगला है निम्नलिखित यौगिक को साधारण लवण तथा द्विक लवण तथा संकुल यौगिक में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके KCl के आपका साधारण लवण है, फिर ये आपके क्या है संकुल यौगिक है, ये आपके द्विक लवण है, और लास्ट का क्या है आपका ये भी संकुल यौगिक है। अगला प्रश्न है एक संकुल का अणुसूत्र COCl2.4NH3 है। यह अमोनिया गैस का उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन AgNO3 विलयन में AgCl का श्वेत अवक्षेप होता है। तो इस संकुल सूत्र का IUPAC नाम बताइए। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, यह संकुल अमोनिया को उत्सर्जन नहीं करता, अतः यह समन्वय सूत्र में उपस्थित लेकिन AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होना यह सिद्ध करता है कि कम से कम एक Cl समन्वय सूत्र से बाहर है तथा कोबाल्ट अपनी समन्वय संख्या का सामान्यतः 6 होती है। इसका यौगिक सूत्र CONH3 होगा तथा इसका IUPAC नाम टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड होता है क्या। अगला प्रश्न है समझाइए क्यों क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आगुण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है और एल्गिल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, वे भी जल में अमिश्रित होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो पहले वाले में कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का -I प्रभाव, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव, बेंजीन वलय की तरफ अनुनाद +M प्रभाव, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव के द्वारा कुछ मात्रा में संतुलित हो जाता है, जबकि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में -I प्रभाव है। अतः क्लोरोबेंजीन का CCl बंध साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड CCl बंध की तुलना में कम ध्रुवीय होता है। इसी कारण क्लोरोबेंजीन द्विक आगुण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। और सेकंड वाले में लिख सकते हो एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय होते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन के जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे हेलो एल्केन्स के अणुओं के मध्य आकर्षण बल को तथा जल के अणुओं को मध्य हाइड्रोजन आबंध को तोड़ा जा सके। लेकिन हेलो एल्केन्स तथा जल के अणुओं के मध्य नए आकर्षण बल के कारण उत्सर्जित ऊर्जा कम होती है, क्योंकि यह आकर्षण बल जल के उपस्थित हाइड्रोजन आबंधों की तुलना में दुर्बल होते हैं। अतः हेलो एल्केन की जल की विलेयता नगण्य होती है, अर्थात जल में अमिश्रणीय होते हैं क्या। अगला प्रश्न है आपका फिनोल की अनुनादी संरचना बनाइए। तो फिनोल की अनुनादी संरचना आपको बनानी है। एपीमेरीकरण किसे कहते हैं समझाइए। तो वे एल्डोज जिनके अल्फा कार्बन परमाणु C2 के विन्यास में विभिन्नता होती है, जो एक दूसरे के एपीमर कहते हैं। एक एपीमर के दूसरे एपीमर में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को एपीमेरीकरण कहते हैं। उदाहरण ग्लूकोज तथा मेनोज। ग्लूकोज में C2 पर OH समूह दाईं तथा जबकि मेनोज पर यह बाईं ओर होता है। इसी के साथ ही आपके सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपके खंड स यहाँ पे आ रहा है। प्रत्येक प्रश्न आपको 3-3 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। और इसमें आपको अथवा करके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। सभी प्रश्न दीर्घोत्तरात्मक रहेंगे, लगभग 100 शब्दों में आपको अपना आंसर समाप्त करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये प्रश्न रहेंगे क्या। ये 15वें क्वेश्चन में आपको अथवा वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनमें से आप दोनों में से कोई भी एक प्रश्न को चयन करके आंसर लिख सकते हो क्या। इसी प्रकार 16वें क्वेश्चन में आपको रिएक्शंस कंप्लीट करवानी है और इनके नाम लिखने हैं, ठीक है, अथवा करके। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से खंड 10 स्टार्ट होता है। प्रत्येक प्रश्न आपको 4-4 नंबर के मिलेंगे और इसमें भी आपको अथवा वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये लगभग आपको 250 शब्दों में आपके उत्तर आपको कंप्लीट करना है। इसमें राउल्ट वगैरह का नियम पूछा है आपसे दोनों में ही, ठीक है। तो अच्छे से प्रश्नों को पढ़ के आपको आंसर लिखना है क्या। ये आपके अंतिम प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। इसी के साथ ही आपका पेपर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा और बोर्ड में आप अच्छा स्कोर करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।